अच्छा जी, द पेपर इज जून 19 पेपर 1 वेरिएंट 2। सही है, तो पहले हम जून के ख़त्म करेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहला सवाल, अ गवर्नमेंट विशेस टू इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट। सही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो बढ़ जाए। इट गिव्स फार्मर्स, फार्मर क्या है? फार्मर इज अ लेबर। द टूल्स, टूल्स क्या होगा मेरा? कैपिटल, इक्विपमेंट एंड टूल्स वगैरह, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। टू इरिगेट द फार्मर फील्ड, फील्ड क्या होता है? लैंड। Which factors of production are provided by the farmers? फार्मर खुद, फार्मर के पास खुद के कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? फार्मर के पास एक तो मेरा लैंड है, फील्ड उसके पास है, और वो खुद अपने आप को प्रोवाइड कर रहा है एज अ लेबर। तो फार्मर क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? लैंड एंड लेबर। सही है, तो मेरा आंसर होगा सी। अच्छा, जो बच्चे डी बोल रहे हैं, ये कैपिटल मुझे गवर्नमेंट ने दिया है, ये कैपिटल मुझे गवर्नमेंट ने दिया है, ये लेबर ने, ये फार्मर ने खुद नहीं दिया है, ये मुझे जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है कैपिटल। इसने बोला है कि फार्मर ने कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए। क्लियर है? सही है, कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, फार्मर एंटरप्राइज नहीं हो सकता, एंटरप्राइज जो है एंटरप्राइज नहीं हो सकता, वरना वो हिंट देता थोड़ी, वरना वो हिंट देता रिस्क टेकर की, ऐसा कुछ देता। बेटर आंसर इज सी, बेटर आंसर इज सी, क्योंकि इसमें लैंड भी आ रहा है और लेबर भी आ रहा है। लैंड तो लाजमी होगा, लैंड तो लाजमी होगा, क्योंकि फील्ड लिखा हुआ है साफ साफ, फार्मर्स फील्ड। सही है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करा करो हमेशा। क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी दैट प्रोड्यूसेस बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, अगर आपको याद हो तो कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल गुड से हम कंज्यूमर गुड बनाते हैं, ये क्लियर है चीज। कैपिटल गुड से हम क्या बनाते हैं? कंज्यूमर गुड बनाते हैं। एट विच पॉइंट विल द इकोनॉमी शो द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर सस्टेन्ड लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ? मुझे बताओ, अगर मुझे लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो मुझे क्या ज्यादा बनाना चाहिए, कैपिटल गुड के कंज्यूमर गुड? क्या चीज मुझे ज्यादा बनानी चाहिए? कैपिटल गुड, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मुझे लॉन्ग रन में कैपिटल ग्रोथ चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं जो है वो कैपिटल गुड को ज्यादा से ज्यादा बनाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड मेरे किधर आ रहे हैं? लेबलिंग देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कंज्यूमर गुड और यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल गुड। तो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड चाहिए मुझे, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी पे आप नोटिस करो मेरे कैपिटल गुड का जो वो है अमाउंट सबसे ज्यादा है। क्लियर? ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3, इन recent years more golf courses which use large quantities of water have opened in China। तो ये कह रहा है कि चाइना में जो है वो गोल्फ कोर्सेज खुले हैं जो कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर यूज करते हैं। व्हाट मे बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस? हाँ भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इसकी? अगर मैं गोल्फ कोर्सेज खोल दूंगा तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मैं फॉरगो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? अगर मैं गोल्फ कोर्सेज खोल रहा हूँ तो मैं क्या फॉरगो कर रहा हूँ? मैं फार्म लैंड फॉरगो कर रहा हूँ ना, ऑब्वियस सी बात है। यस, क्योंकि अगर मैं गोल्फ कोर्स नहीं खोलता तो वो फार्म लैंड होता। सही है, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ वाटर इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो सिंपल एक कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है ये। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन ना। तो अगर मैं गोल्फ कोर्स नहीं खोलता तो मेरा फार्म लैंड होता है। सही है, सेल ऑफ गोल्फ इक्विपमेंट इज माई रेवेन्यू, और वेजेस ऑफ ये भी मेरी कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढनी है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द लॉस ऑफ फार्म लैंड। सही है, सिंपल सवाल था, ये भी सिंपल था। तो अब तक 3 सवाल तो बहुत आसान थे इस पेपर में। सही है, अब तक आसान चल रहा है पेपर। क्यूबा इज इम्प्लीमेंटिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। अच्छा, अगर आपको क्यूबा के बारे में पता है ना, तो क्यूबा जो है ना, क्यूबा वॉज अ प्लान्ड इकोनॉमी। सही है, इसकी एक बहुत वीडियो भी मशहूर है यूट्यूब पर, अगर आपको देखनी है तो देख लेना। क्यूबा इज अ प्लान्ड इकोनॉमी। सही है, वहां पर जो है ना गवर्नमेंट कंट्रोल है, फुल गवर्नमेंट कंट्रोल। तो अब जो है ना वो क्यूबा आहिस्ता आहिस्ता फ्री मार्केट की तरफ आ रहा है। फ्री मार्केट का मतलब क्या है? कि मेरा पूरा सिस्टम जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलेगा, फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट। सही है, फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट विदाउट मिनिमम, विद मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सही है, तो मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो वहाँ पर थोड़ा बूम पे है अभी, प्राइवेट सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहा है। सही है, तो सिंपल सी चीज़ है ये। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये हमें कह रहा है कि एडवांटेज क्या है इस चीज़ का, एडवांटेज क्या है? व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ फ्री मार्केट? फ्री मार्केट का एडवांटेज क्या होता है? अ वाइडर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यस दिस इज एन एडवांटेज। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट इकोनॉमी में जाते हो तो मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन होता है, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी को फायदा होता है। ठीक है,
कंज्यूमर्स को फायदा होता है। ग्रेटर इक्वालिटी, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में इनइक्वालिटी होती है। क्या होती है? इनइक्वालिटी। आप अगर मॉडर्न टाइम्स में देखो तो मॉडर्न टाइम्स में रिच जो है वो रिच होता जा रहा है, गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। तो हमेशा याद रखना, फ्री मार्केट इकोनॉमी में इक्वालिटी नहीं होती, इनइक्वालिटी होती है। सही है? अमीर और गरीब का फर्क बहुत बड़ा होता है फ्री मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ना उसमें। इंक्रीज प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड, ये फ्री मार्केट में तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी पब्लिक गुड नहीं बनाएगा। सही है? एक प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी पब्लिक गुड नहीं बनाएगा। एक लेस कंजम्पशन ऑफ गुड्स विद एक्सटर्नल कॉस्ट, ऐसा नहीं होता। फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट जो है वो फेल कर जाती है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करती, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर आता है। और जिन गुड्स में एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, उसकी कंजम्पशन ज्यादा होती है, तो ओवर एलोकेशन। सही है? तो ये जो मैं चीजें लिख रहा हूँ साथ साथ लिखते रहो। सही है? सही है? साथ साथ ये चीजें लिखते रहो जो मैं लिख रहा हूँ। क्लियर है ये चीज? तो मैंने सारे आपको रीजन बता दिए कि कौन सा आंसर क्यों नहीं होगा। तो ए इज द परफेक्ट आंसर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगा। सही है? अच्छा, सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एन एयरलाइन अपग्रेड्स, एक एयरलाइन ने अपग्रेड करी है अपनी सर्विसेज को बाय प्रोवाइडिंग बिगर एयरक्राफ्ट। सही है? तो एयरलाइन ने क्या करा है? बिगर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया है। द एयरलाइन क्लेम्स इट विल रिड्यूस केटरिंग वेस्ट एंड लोअर कार्बन एमिशंस पर पैसेंजर जर्नी ऑल्दो फेयर्स में राइज। अच्छा, ये कह रहा है कि जब हम बिगर एयरक्राफ्ट पे स्विच करेंगे ना, तो हमारी एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो कम होगी, एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो हमारी कम होगी, और ये फेयर्स बढ़ रहे हैं। फेयर्स बढ़ने का मतलब है कि हमारी प्राइवेट कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि प्लेन की टिकट बढ़ रही है ना। फेयर्स का मतलब प्लेन की टिकट बढ़ रही है। व्हाट इज द प्राइवेट कॉस्ट एंड एन एक्सटर्नल बेनिफिट ऑफ दिस डिसीजन? अच्छा भाई, प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट। अच्छा, बिगर एयरक्राफ्ट इज अ प्राइवेट कॉस्ट, बिगर एयरक्राफ्ट इज अ प्राइवेट कॉस्ट, हायर फेयर्स इज नॉट एन एक्सटर्नल बेनिफिट। सही है? तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, काट दो इसको। हायर फेयर्स इज अ प्राइवेट कॉस्ट एंड लोअर CO2 एमिशन इज एन एक्सटर्नल बेनिफिट। जाहिर सी बात है, सोसाइटी जो है, थर्ड पार्टी जो है, उसको ये कार्बन एमिशन अब फेस नहीं करने पड़ेंगे, वो कम हो जाएंगे, तो इट्स एन एक्सटर्नल बेनिफिट, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी फायदा होगा। थर्ड एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? थर्ड पार्टी इज बेसिकली जो बंदा ना कंजम्पशन में इन्वॉल्व है ना प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, फिर भी उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या उससे अफेक्ट हो रहा है। सही है? तो बी इज द राइट आंसर, जो कि सबने मुझे बता दिया था। सही है? ऑप्शन सी क्या कह रहा है? लेस केटरिंग वेस्ट, लेस केटरिंग वेस्ट इज नॉट अ प्राइवेट कॉस्ट, लोअर CO2 इज नॉट अ प्राइवेट कॉस्ट, तो बी इज द राइट आंसर। सही है? तो सारे बाकी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। ले रही ये चीज? ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, what can be concluded from the demand curve for the product shown in the diagram? अच्छा, अगर आप नोटिस करो, ये मेरी प्राइस लिखी हुई है, ये मेरी क्वांटिटी। जब भी किसी सवाल में कोई डायग्राम आए तो पहले उसके एक्सिस देखना, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, हमेशा अंडरलाइन कर लिया करो। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, मेरी क्वांटिटी अनचेंज है, तो प्राइस मेरी चेंज हो जाए पर मेरी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो कौन सी डिमांड है ये? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यस, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की एग्जांपल क्या है? लाइफ सेविंग ड्रग्स। सही है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? आपकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती हैं, आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो अनचेंज रहती है। लेट से आपकी प्राइसेस बढ़ी हैं 10% से। सही है? और आपका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, कितने से? 10% से। सही है? तो प्राइस और रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो उसका आंसर क्या होगा? प्राइस इंक्रीजेस विल रेज द प्रोड्यूसर्स रेवेन्यू, ये इज द परफेक्ट आंसर। सही है? प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ जाएगा, सिंपल। सही है? प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ जाएगा। प्रोड्यूसर्स आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू अ प्राइस राइज, नहीं, इसका ये आंसर नहीं होता। वो जानबूझ के रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि कंज्यूमर की क्वांटिटी अनचेंज रहेगी। द प्रोडक्ट इज वन विथ मैनी सब्सटीट्यूट, नहीं, नो सब्सटीट्यूट्स। देयर आर 20 पीपल एबल टू बाय द प्रोडक्ट, नो। ये 20 सिर्फ मेरी क्वांटिटी डिमांड है, ये एबिलिटी शो नहीं कर रहा है। सही है? ये सिर्फ क्वांटिटी डिमांड है। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, प्राइस और रेवेन्यू का पॉजिटिव है।
और सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज आता है, क्योंकि देखो क्वांटिटी अनचेंज है ना, तो प्राइस अगर 10% से बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी 10% से बढ़ेगा, क्योंकि बीच में एक चीज अनचेंज है, तो प्रोपोर्शनेट राइट आता है। क्वेश्चन नंबर 7, a mobile phone operator increases the price of making calls on its network. After the price increase, the revenue of the mobile phone operator falls by 10%. अच्छा, तो ये कह रहा है प्राइसेस बढ़ी हैं और टोटल रेवेन्यू गिर गया है, तो ये किस में होता है? प्राइस और रेवेन्यू का नेगेटिव रिलेशनशिप किस में होता है? इलास्टिक में होता है। यस, इलास्टिक में आप क्या करते हो? प्राइसेस को हल्का सा बढ़ाते हो, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा से गिरती है और टोटल रेवेन्यू आपका क्या होता है? गिर जाता है। सही है, तो दिस इज नेगेटिव रिलेशनशिप। तो इलास्टिक, इन इलास्टिक में आपका प्राइस एंड रेवेन्यू का पॉजिटिव होता है। इलास्टिक में आप प्राइस को चेंज ही नहीं कर सकते, प्राइस इज अनचेंज्ड। और यूनिट इलास्टिक में क्या होता है? आप प्राइस जो है वो 10% से बढ़ाते हो, आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 10% से गिर जाती है, और आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या रहता है? अनचेंज्ड। टीडी इक्वल्स टू 1, टोटल रेवेन्यू में कोई फर्क ही नहीं आता। सही, तो ये इज द राइट आंसर। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 8, why does specialization increase the productivity of employees? स्पेशलाइजेशन से प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज क्यों बढ़ती है? एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत, एवरेज कॉस्ट तो गिरती है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्टाफ टर्नओवर इज हाई, इसका कोई लिंक नहीं है, नो लिंक, नो लिंक, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। टाइम इज सेव्ड बाय नॉट मूविंग बिटवीन टास्क, यस, क्योंकि वर्कर जो है वो एक ही टास्क बार बार कर रहा होता है, तो उसको जॉब स्विच नहीं करनी पड़ती बार बार, उसको अपने टास्क स्विच नहीं करने पड़ते। जब टास्क स्विच नहीं करने पड़ते तो उसका टाइम बचता है और वो कंटिन्यूसली एक ही काम कर रहा होता है। सही है, टर्नओवर इज बेसिकली के छुट्टी वगैरह। सही है, एब्सेंटिज्म हो गया या छोड़ने का हो गया कि वर्कर छोड़ के चले गया। वर्कर्स लूज इंटरेस्ट इन देयर जॉब, ये तो मेरा डिसएडवांटेज है, इससे द डिसएडवांटेज, और इससे प्रोडक्टिविटी मेरी गिरती है, इससे मेरी प्रोडक्टिविटी गिरती है। एंड व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? मैं वापस बता रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर, तो इट्स बेसिकली आउटपुट पर लेबर। सही। क्वेश्चन नंबर 9, in recent years some central bank, what is a central bank? सेंट्रल बैंक क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज अ सेंट्रल बैंक, हैव रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स बिलो 1%। इसने इंटरेस्ट रेट को गिराया है, तो इंटरेस्ट रेट को गिराएगा तो क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, यही होगा। इंटरेस्ट रेट के गिरने से यही होता है ना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। तो ये क्या होती है? ये बेसिकली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। What is the purpose of this monetary policy? To discourage lending। भाई लैंडिंग तो एनकरेज होगी, लैंडिंग तो एनकरेज होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब गिरेगा तो लोन लोग लेंगे, क्योंकि लोन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गिर रही है ना, तो ये तो एनकरेज होगी। टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, यस, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। सही है। टू इंक्रीज इंडिविजुअल सेविंग, सेविंग तो कम होगी, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो लोग जो है वो बैंकों में कम पैसा डालेंगे, क्योंकि रिटर्न कम मिल रहा है। टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, भाई इससे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, भाई इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। क्लियर है? सही है, एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ेगा। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स हाउ मच अ फैमिली सेव? एक फैमिली की सेविंग पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? बंदा सेविंग कब करता है? इनकम देख के करता है ना अपनी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो उसकी इनकम पे डिपेंडेंट है कि भाई उसके पास सारे खर्चे करने के बाद कोई पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा। सही है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है सेविंग का? इनकम, तो द इनकम ऑफ द फैमिली। सही है। लेवल ऑफ टैक्सेशन इतना नहीं फर्क पड़ता, इन्फ्लेशन, रिलायबिलिटी ऑफ बैंक्स, देखो ये मेरे फैक्टर्स हैं, ये मेरे सेविंग को कंसिडर करने वाले फैक्टर्स हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तो इनकम है ना। जब तक इनकम नहीं होगी आप ये चीजें कंसिडर कैसे करोगे? ऑब्वियसली बात है, जब तक इनकम ही नहीं होगी आप ये बाकी फैक्टर सेविंग के लिए कंसिडर कैसे करोगे? सही है।
तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपकी सेविंग को डिटरमाइन करने के लिए? इनकम। क्लियर? कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, द टेबल शोज द चेंज इन रियल इनकम्स। रियल इनकम क्या होती है? व्हाट इज रियल इनकम? रियल इनकम इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, क्योंकि रियल का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन एडजस्टेड। रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रियल इनकम परसेंटेज, साथ साथ रिवाइज भी कर लेते हैं, इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन परसेंटेज। सही है? अच्छा, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? अच्छा, तो चेंज दिया हुआ है इससे मुझे, चेंज इन रियल इनकम परसेंटेज। ऑल ऑक्यूपेशंस वर बेटर ऑफ इन 2015 देन इन 1985। क्या ये सच है? अगर आप नोटिस करो, सबका जो है वो चेंज पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है। इसका मतलब है इसकी इनकम गिरी है, इसका यही मतलब है ना। मतलब इन सबकी इनकम जो है वो बढ़ी है, सिर्फ एक की इनकम गिरी है, कह सकते हैं ना ये चीज नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ऑक्यूपेशंस वर नॉट बेटर ऑफ, एक की इनकम गिरी थी, जो कि फॉर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर है। फॉर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर्स अर्न द लोवेस्ट वेजेस। मुझे बताओ, आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो आप वेजेस कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? आप परसेंटेज वाले डेटा से नंबर कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं कर सकते। डॉक्टर्स हैव अर्नड मोर देन लॉयर्स। अगेन वही चीज, भाई मुझे परसेंटेज दिया हुआ है, मुझे परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप नंबर कैसे डिटरमाइन करोगे? प्रोफेशनल्स, भाई व्हाट आर प्रोफेशनल्स? दीज पीपल आर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स received higher percentage increases in income than manual workers। बिल्कुल, अगर आप नोटिस करो, जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी रियल इनकम देखो कितने ज्यादा से बढ़ी है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी रियल इनकम आप देखो कितनी ज्यादा से बढ़ी है, पर जो मेरे मैनुअल वर्कर्स हैं, जो अनस्किल्ड जॉब कर रहे हैं, उनकी आप देखो कितनी कम से बढ़ी है, और एक की तो इवन गिरी भी है। तो इसका मतलब है दिस इज द परफेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर इसने परसेंटेज का भी जिक्र किया हुआ है, और मुझे डेटा जो दिया हुआ है वो परसेंटेज में ही दिया हुआ है। सही है? तो ये टेबल, नॉर्मली जो टेबल रीड करने के लिए आती है ना, वो परसेंटेज से ही आती है, और हमेशा वो वाला ऑप्शन को इग्नोर किया करो जो नंबर को इन्वॉल्व कर रहा है, क्योंकि हमें डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है। सही है? क्लियर है 11? So question number 12, what is the main difference between capital intensive production? कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन में क्या होता है? मशीन्स का जो यूज है वो ज्यादा होता है, एंड लेबर इंटेंसिव में क्या होता है? लेबर वी यूज लेबर लेस, मोर लेबर। सही है? अच्छा, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? भाई मेन डिफरेंस क्या है? द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। मार्केट स्ट्रक्चर से इसका कोई लेना देना नहीं है। सही है? किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में आप ये कर सकते हो। मेन डिफरेंस की बात कर रहा है। द आउटपुट दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस क्रिएट्स। जो आउटपुट क्रिएट करता है उससे क्या लेना देना है? आउटपुट किस तरह बना रहा है वो मेन बात है ना। आउटपुट किस तरह बना रहा है वो मेन बात है। जो आउटपुट वो क्रिएट कर रहा है उससे हम कैसे बता सकते हैं कि ये लेबर ने बनाया कि मशीन ने बनाया? सही है? द रिसोर्सेज ऑन विच द प्रोडक्शन रिलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे रिलाई कर रहा हूँ, मुझे इससे पता चल जाएगा कि मैं कैपिटल इंटेंसिव हूँ कि लेबर इंटेंसिव हूँ। समझ आया? मैं कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे ज्यादा रिलाई कर रहा हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैं लेबर इंटेंसिव हूँ या कैपिटल इंटेंसिव हूँ। सही है? तो सी इज द राइट आंसर। सही है? क्योंकि या तो मैं लेबर पे रिलाई कर रहा हूँ या तो मैं मशीन पे रिलाई कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है। द साइज ऑफ द फर्म दैट यूजेस द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगेन वही चीज, ये फर्म का साइज डिटरमाइन कर रहा है, ये इससे मुझे कैपिटल लेबर नहीं पता चलेगा, क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी फर्म भी जो है वो लेबर इंटेंसिव होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द जॉब किस तरह की है। सही है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? भाई व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? जब आपकी एवरेज कॉस्ट गिरती है, सॉरी बढ़ती है। एवरेज कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या है? कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है। सही है? क्या डेफिनेशन बताओ, ये तो बहुत आसान सवाल है। एवरेज रेवेन्यू का लेना देना नहीं है, फालतू चीज। द डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, फालतू चीज। इंक्रीज इन एवरेज टोटल कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीजेस, यस। द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीजेस, नो। टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है, अपने को एवरेज कॉस्ट देखना है। अच्छा, इसी नॉलेज से मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी, एमसीक्यू में बहुत आता है। अच्छा, आपको ये चीज याद है ना कि जो मैंने आपको बताया था कल
कि अगर आप अपने सारे इनपुट्स को बढ़ा रहे हो, अगर आप अपने सारे इनपुट्स को बढ़ा रहे हो, उसका क्या मतलब है? लॉन्ग रन है कि शॉर्ट रन है? अगर मैं अपने सारे इनपुट्स को बढ़ा रहा हूँ इक्वल परसेंटेज से, लॉन्ग रन, यस। आप अपने सारे इनपुट्स को इक्वल परसेंटेज से बढ़ाते हो लॉन्ग रन में। तो यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट्स, सही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत काम आएगी। यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट्स, यहाँ पर मैंने लिखा आउटपुट, सही है। अच्छा, लेट्स से, अच्छा इनपुट्स की बात हो रही है तो मैं सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 100% से बढ़ा दिया, ये लाजमी कॉपी करना है, ये मेरे साथ साथ कॉपी कर लो। लेट्स से मैं अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 100% से बढ़ा रहा हूँ, सही है, लाजमी कॉपी करना है ये। लेट्स से मैं अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 100% से बढ़ा रहा हूँ। अगर मेरा आउटपुट 200% से बढ़ता है तो ये क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या बोलेंगे? इनपुट कम से बढ़ रहा है, आउटपुट ज्यादा से बढ़ रहा है, क्या होगा ये? EOS, यस। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि जिसमें स्केल आ जाता है वो मेरा लॉन्ग रन होता है। अगर मैं इसको आपको लॉजिकली समझाऊं, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यही होता है एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला, यही होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपका इनपुट 100% से बढ़ रहा है, अगर आपका इनपुट 100% से बढ़ रहा है, इसका मतलब है आपकी कॉस्ट जो है वो 100% से बढ़ रही है। क्लियर है ये चीज? मतलब कॉस्ट मेरी बढ़ेगी, पर मेरा आउटपुट उससे ज्यादा से बढ़ रहा है, मेरा आउटपुट उससे ज्यादा से बढ़ रहा है, सही है। मेरा आउटपुट जो है वो उससे ज्यादा से बढ़ रहा है। मेरा इनपुट 100% का है, इसका मतलब है मेरी कॉस्ट कम से बढ़ रही है, और मेरा आउटपुट जो है वो 200% से बढ़ रहा है, इसका मतलब है मेरा आउटपुट ज्यादा से बढ़ रहा है। तो टोटल कॉस्ट कम से बढ़ रही है, आउटपुट ज्यादा से बढ़ रहा है, तो क्या एवरेज कॉस्ट गिरनी चाहिए? क्या एवरेज कॉस्ट गिरनी चाहिए? तभी कहते हैं कि इफ योर आउटपुट एक्सीड्स योर इनपुट, जिसको बोला जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सही है। इसी तरह दूसरी चीज, लेट से मैं कहता हूं आपका इनपुट बढ़ा 100% से, लेट से आपका इनपुट बढ़ा 100% से, वापस चलो मैं आगे जो डिसइकोनॉमीज बताऊंगा उससे समझ आ जाएगा। लेट से आपका इनपुट बढ़ा 100% से, सही है। अगर आपका इनपुट 100% से बढ़ रहा है और आपका आउटपुट भी 100% से बढ़ रहा है, तो मुझे बताओ कि एवरेज कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? वापस से मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आपकी टोटल कॉस्ट भी सेम परसेंटेज से बढ़ रही है, क्वांटिटी भी सेम परसेंटेज से बढ़ रही है, इसका मतलब है एवरेज कॉस्ट विल बी अनचेंज्ड। तो इसका नाम क्या है? इसको नाम दिया गया है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसका क्या नाम है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये क्लियर? ये क्लियर? अब मैं डिसइकोनॉमी समझा रहा हूँ, इकोनॉमी ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा वापस, अगर मसला है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब डिसइकोनॉमी देखते हैं। लेट्स से मैंने अपने आउटपुट इनपुट को बढ़ाया 100% से, मैंने अपने इनपुट को बढ़ाया 100% से, मेरा आउटपुट बढ़ा 50% से। तो इसको फॉर्मूले में डाल के देखो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आपकी कॉस्ट ज्यादा से बढ़ी है, आपकी कॉस्ट ज्यादा से बढ़ी है क्योंकि आपने इनपुट 100% का किया है, और आपका आउटपुट कम से बढ़ा है। तो मुझे बताओ एवरेज कॉस्ट को क्या होगा? आपका न्यूमरेटर ज्यादा से बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम से बढ़ रहा है? इंक्रीज होगी। एवरेज कॉस्ट आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? DOS, सही है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और दूसरे लफ्जों में इसको क्या बोल सकते हो? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सही है। ले रही चीजें। ये MCQs में टेस्ट होता है। अच्छा, डिसइकोनॉमीज का डायग्राम कैसे बनता है? डायग्राम ऐसे बनता है, यहाँ पर आपने लिख दिया कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर आपने लिख दिया क्वांटिटी, और ये आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ गई। सिंपल, अपवर्ड स्लोप, ठीक है। तो आई एम चेंजिंग द पेज, तो ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी ना, तो फिर आप अगर कॉपी नहीं भी करा तो कॉपी कर लेना फिर, ठीक। अभी पेपर खत्म करना है ना। अच्छा, 14, द डायग्राम शोज फिक्स कॉस्ट, दिस इज माई फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होती है तो वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है। क्योंकि अगर आपको याद हो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट
योर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, तभी आपकी टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है। सही है। अच्छा, तो मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट क्या होगी, फिक्स कॉस्ट का डिस्टेंस बता दो कोई। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो अगर मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए तो क्या करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट। सही है, या टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही बात। यस, ए इज द राइट आंसर, डब्ल्यू एक्स। ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये पैरेलल है ना थ्रू आउट द टाइम, तो ये मेरा फिक्स कॉस्ट होता है। ये तो यहाँ पर होगा ए इज द राइट आंसर। सही है, वाई नॉट बी, डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू वाई इज योर, नहीं डब्ल्यू वाई नहीं है, डब्ल्यू वाई नहीं है। देखो ये फिक्स कॉस्ट है ना, ये आपका ये वाला डिस्टेंस वाई जेड का डिस्टेंस और डब्ल्यू एक्स का डिस्टेंस सेम है, ये फिक्स कॉस्ट है। सही है, अगर अगर आपको वाई जेड का ऑप्शन दिया हुआ होता ना तो फिर आपको डब्ल्यू एक्स ही दिया हुआ होता। सही है, लॉजिकल बात है। अगर आपको वाई जेड का डिस्टेंस दिया हुआ होता तो डब्ल्यू एक्स का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ होता, फिर तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 15, an entrepreneur buys a workshop for $200,000 to make plastic boxes. In the first year operation, he spent 70,000 on materials and employs 10 production workers paid by the amount of piece rate at a total cost of 80,000 and buys 2 delivery vehicles of 10,000. अच्छा, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या प्लास्टिक बॉक्सेस, जो क्या ये जो मैंने वर्कशॉप खरीदा, इसने मुझसे वेरिएबल कॉस्ट पूछा है, इसने मुझसे वेरिएबल कॉस्ट पूछा है। अच्छा, ये जो मैंने वर्कशॉप खरीदा है ये मेरी फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है? ये जो मैंने वर्कशॉप खरीदा है ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, जो मैंने ये मटेरियल लिए ये क्या है, मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, तो 70,000 मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। वर्कर्स को जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। सही है, वर्कर को जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि आउटपुट के साथ चेंज होती है ना, जो चीज आउटपुट के साथ चेंज होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये मेरा आ जाएगा 80,000। अच्छा, जो मैंने डिलीवरी व्हीकल ली है वो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, डिलीवरी व्हीकल वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है ना, मतलब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आप क्या हर यूनिट पे एक डिलीवरी व्हीकल लोगे, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 150,000। सही है, तो बी इज द राइट आंसर। तो वो तो डेप्रिसिएशन एक अलग चीज हो गई ना, ये तो व्हीकल की बात कर रहा है, व्हीकल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप हर यूनिट पे एक नई व्हीकल थोड़ी खरीदोगे, आप हर यूनिट पे एक नई डिलीवरी व्हीकल थोड़ी खरीदोगे। मटेरियल और वेजेस तो आपको चाहिए होते हैं ना, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है। डिलीवरी व्हीकल तो भाई बाद में जाके कभी लेते हैं, साथ साथ नहीं बढ़ती वो। सही है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं हो रही ना डिलीवरी व्हीकल, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो यूज होता है ना उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। यूसेज बढ़ेगी ना, पर बार बार नहीं थोड़ी खरीदोगे, यूसेज बढ़ेगी, बार बार नहीं थोड़ी खरीदोगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 16, what is most likely to cause a rise in the rate of inflation? तो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली बढ़ानी है ना। अच्छा, फॉल इन इंपोर्ट प्राइसेस, भाई इंपोर्ट प्राइसेस अगर गिरेंगी इससे क्या होगा, इंपोर्ट प्राइसेस गिरेंगी तो लोग जो है वो इंपोर्ट पे स्विच कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक मार्केट ठप हो जाएगी, तो इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। सही है, क्योंकि लोग स्विच कर जाएंगे इंपोर्ट पे, तो आपके डोमेस्टिक यूनिट्स कम बिकेंगे ना। वेज रेट, फॉल इन वेज रेट, लोगों की इनकम गिरेगी तो एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। A rise in the level of government spending बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। Yes, this is an expansionary fiscal policy. This is an expansionary fiscal policy. तो C is the right answer. सही है। A rise in the level of unemployment बढ़ेगी तो लोगों की इनकम्स गिरेंगी, इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड आपकी गिर रही है। सही है, तो C is the right answer. क्लियर है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सही है। Question number 17, the government increases taxation को बढ़ा दिया है in order to fund an increase in spending on government training schemes, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को भी बढ़ा दिया है। अच्छा, तो यहाँ पर इसने सबसे पहले क्या यूज करा है, इसने फिस्कल पॉलिसी यूज करी है, क्योंकि इसने टैक्सेस और गवर्नमेंट उससे खेला है। और ये ट्रेनिंग कौन सी पॉलिसी है, ये ट्रेनिंग स्कीम पे जो मैं खर्चा कर रहा हूँ ये कौन सी पॉलिसी है,
वर्कर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा हूँ, मुल्क का पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, ये कौन सी पॉलिसी होती है? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या सप्लाई साइड पॉलिसी? सप्लाई साइड पॉलिसी, यस। तो आई एम यूजिंग फिस्कल पॉलिसी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी, दोनों को साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों को साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है। तो विच पॉलिसी कॉम्बिनेशन वुड दिस इन्वॉल्व? फिस्कल पॉलिसी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी। तो बी इज द राइट आंसर, सही है, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसी आपकी ट्रेनिंग हो गई और फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट एंड टैक्सेस हो गया, सही है, गवर्नमेंट एंड टैक्सेस हो गया। क्लियर है यहाँ तक? 17, 18. The diagram shows the effect of imposition of a tax on a product. सही है, तो इसकी भी मैं थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। अच्छा, लेट्स से मेरा सप्लाई कर्व ओरिजिनली यहाँ पर है, सही है, दिस इज माय सप्लाई कर्व, ये मेरी आ गई प्राइसेस, ये मेरी आ गई क्वांटिटी, सही है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो मेरा सप्लाई कर्व पीछे जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो मेरा सप्लाई कर्व पीछे जाएगा, एस से S1। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हर यूनिट पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हर यूनिट पे लगता है, सही है। तो लेट से मैं ओरिजिनली मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं क्यू पे ऑपरेट कर रहा हूँ, और क्यू पे लेट से मैं कहता हूँ मेरी प्राइस चल रही है $1, क्यू पे लेट से मेरी प्राइस चल रही है $1। अगर मैं इस यूनिट पे $1 का टैक्स लगा दूं, अगर मैं इस स्पेसिफिक यूनिट पे $1 का इनडायरेक्ट टैक्स लगा दूं, तो ये प्रोडक्ट अब कितने का हो जाएगा? पहले $1 का था तो अब कितने का हो जाएगा? $2 का। पहले $1 का था तो अब कितने का हो जाएगा? $2 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो आपका सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होता है बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। आपका सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होता है बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब कि जो आपका सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है वो कितने से शिफ्ट हुआ है? $1, क्योंकि अब आपको यही क्वांटिटी कितने की मिल रही है? $2 की। आपको यही क्वांटिटी अब कितने की मिल रही है? $2 की। समझ आया? तो एक चीज हमेशा याद रखना, द vertical distance between two supply curves, the vertical distance between two supply curves is tax per unit. ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? आई एम श्योर काफी को नहीं पता होगा ये, पर ये चीज क्लियर है? अच्छा अच्छा, अब जो है ना एक प्रॉपर ग्राफ बना लेते हैं। ये जरा बस इसमें ही मैं समझा देता हूँ एक ही ग्राफ में। ये मेरा डिमांड कर्व आ गया, ये मेरा सप्लाई कर्व आ गया, सही है। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये मेरी ओरिजिनल जो है वो प्राइस आ गई, सही है, और ओरिजिनल क्वांटिटी आ गई। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्राइस, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्वांटिटी। अच्छा, जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो मेरा सप्लाई कर्व पीछे आ जाएगा। अब मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ये, और प्राइस क्या हो जाएगी? ये, सही है। तो क्वांटिटी आपकी Q1 एंड प्राइस आपकी क्या हो गई है? P1। अच्छा, सिंपल सी बात, ये मेरा E1 था, ये मेरा E2 है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मुझे दोनों सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस देखना है, अगर मुझे दोनों सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस देखना है तो मैं क्वांटिटी Q से देखूंगा या Q1 से देखूंगा? पूरा टेक्निकल सवाल है। अगर मुझे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स देखना है तो मैं Q से देखूंगा कि Q1 से देखूंगा? सोचें। Q1 से देखूंगा, हमेशा याद रखना, नई क्वांटिटी से देखना। तो वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा नई क्वांटिटी से देखते हैं, सही है। वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा नई क्वांटिटी से देखते हैं, सही है। अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है? लेट्स से यहाँ पर मैंने लिख दिया पॉइंट ए, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया पॉइंट ए, और यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया पॉइंट एफ। अच्छा, तो लेट्स से मैं कहता हूँ E2 से लेके ए का जो गैप है वो मेरा टोटल टैक्स है, टैक्स पर यूनिट। E2 से लेके ए का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, E2 नहीं बल्कि E1 लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, E1। अच्छा, E1 से लेके E का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो मेरा टैक्स है, और लेट्स से यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया G। तो मुझे कोई ये बता सकता है कि E1 से लेके G वाला एरिया क्या है? मुझे एक बात बताओ, क्या E1 से लेके G वाला एरिया मेरा चेंज इन प्राइस है? मेरी प्राइस बढ़ी है ना, देखो इनडायरेक्ट टैक्स से प्राइस बढ़ती है, तो E1 से G वाला जो एरिया है वो प्राइस बढ़ी है। इसका मतलब है कि ये मेरा कंज्यूमर बर्डन है। ये वाला इनडायरेक्ट टैक्स का एरिया कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा है। समझ आया? ये वाला टैक्स का एरिया कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर। तो मुझे बताओ बाकी वर्टिकल डिस्टेंस कौन पे करेगा? बाकी वर्टिकल डिस्टेंस कौन पे करेगा? प्रोड्यूसर पे करेगा। जो बाकी वर्टिकल डिस्टेंस आपका जो रह गया है G से लेके A का, वो कौन पे करेगा? प्रोड्यूसर बर्डन।
समझ आई ये चीज? समझ आई? तो अब मुझे बताओ इस डायग्राम को देख के व्हाट इज द आंसर। मैं डायग्राम को थोड़ा अच्छा कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये मेरी आ गई एक लाइन, दिस इज माई P2, ये मेरी आ गई P1, ये आपका इक्विलिब्रियम 1, ये आपका इक्विलिब्रियम E2। अब बता दो क्या आंसर है। ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, P1 से P2। यस। क्या पूछा है इसने? विच एरिया रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ द टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर्स। सही है, आ जाएगा ये। देखो वही बात है, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। विच एरिया इज पेड बाय द कंज्यूमर, चेंज इन। हमेशा याद रखना जो चेंज इन सेलिंग प्राइस होता है ना, चेंज इन सेलिंग प्राइस, क्योंकि देखो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से प्राइस बढ़ती है। हमेशा याद रखना जो दोनों प्राइसेस का डिस्टेंस होता है ना, जो दोनों इक्विलिब्रियम की जो प्राइसेस का डिफरेंस होता है वो हमेशा कंज्यूमर देता है, ऑब्वियस सी बात है ना। और जो बचा हुआ वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना, बचा हुआ, अब जैसे ये मेरे प्राइस का है तो ये कंज्यूमर देगा, जो बचा हुआ वर्टिकल डिस्टेंस है वो कौन देगा? प्रोड्यूसर देगा। सही है। तो U प्लस V जो है वो मेरा कंज्यूमर बर्डन है। सही है, तो ये मेरा कंज्यूमर बर्डन है CV। सही है, कंज्यूमर बर्डन। क्लियर? तो बेसिकली ये वाला एरिया। समझ आई ये चीज? पक्की बात? सही है। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया सप्लाई कर्व के जो वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं, दोनों सप्लाई कर्व का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो मेरा पर यूनिट टैक्स होता है। सही है। तो मैंने फिर इस डायग्राम में जो है आपको सप्लाई कर्व शिफ्ट करा और मैंने वर्टिकल डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करा। ये मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा कहाँ से आइडेंटिफाई होता है? नई क्वांटिटी से। तो E1 से लेके A मेरा जो है वो टैक्स पर यूनिट है। सही है। E1 से लेके जो A है ना वो मेरा टैक्स पर यूनिट है। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला इनडायरेक्ट टैक्स से सेलिंग प्राइस बढ़ती है, तो जो प्राइस का इंक्रीज है वो वाला बर्डन किस पे जा रहा है? टैक्स का। कंज्यूमर पे जा रहा है, क्योंकि आप कंज्यूमर अब ज्यादा प्राइसेस पे कर रहा है ना। तो ये वाला जो एरिया है टैक्स का, सेलिंग प्राइस का चेंज, वो कंज्यूमर दे रहा है। सही है। तो E1 से लेके G का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना सप्लाई कर्व का, वो कंज्यूमर बर्डन है। तो जो बचा हुआ मेरा डिस्टेंस है G से लेके A का, वो कौन पे करेगा? वो प्रोड्यूसर खुद पे करेगा। वो प्रोड्यूसर खुद पे करेगा। तो बचा हुआ वर्टिकल डिस्टेंस मेरा प्रोड्यूसर पे करेगा। अब एक नॉर्मल मुझे इस पॉइंट पे सवाल आया, अच्छा सवाल है कि सर ये कंज्यूमर बर्डन और प्रोड्यूसर बर्डन डिटरमाइन कैसे होता है कि कौन ज्यादा पे करेगा, कौन ज्यादा कम करेगा? इट डिपेंड्स ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल सा कुछ सवाल आंसर है इसका। इट डिपेंड्स ऑन पीडी। इट डिपेंड्स ऑन पीडी। सही है। मुझे बताओ अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो मुझे बताओ क्या प्राइसेस ज्यादा से बढ़ेंगी? अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइसेस ज्यादा से बढ़ेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मेजर बर्डन कौन पे कर रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? मेजर बर्डन कौन पे कर रहा है? यस। तो इन इलास्टिक में द कंज्यूमर बर्डन एक्सीड्स प्रोड्यूसर बर्डन, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो प्राइसेस बढ़ाने में डरता नहीं है। प्रोड्यूसर बोलता भाई भले बढ़ा देंगे प्राइसेस, कोई मसला नहीं है। इलास्टिक में उल्टा होगा, द प्रोड्यूसर बर्डन विल एक्सीड कंज्यूमर बर्डन। सही है। इलास्टिक में क्या होगा? द प्रोड्यूसर बर्डन विल एक्सीड कंज्यूमर बर्डन। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक में क्या प्राइस चेंज हो सकती है? समझ आ रहा है? क्या परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस चेंज हो सकती है? तो अगर प्राइस चेंज नहीं हो रही, परफेक्टली इलास्टिक में अगर प्राइस चेंज नहीं हो रही तो क्या कंज्यूमर बर्डन होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्राइस का चेंज इज कंज्यूमर बर्डन। अगर मेरी प्राइस ही चेंज नहीं हो रही तो कंज्यूमर बर्डन होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि परफेक्टली इलास्टिक में सिर्फ प्रोड्यूसर बर्डन होता है। परफेक्टली इलास्टिक में सिर्फ प्रोड्यूसर बर्डन होता है। एंड परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा? क्या परफेक्टली इन इलास्टिक में सिर्फ प्राइस चेंज होती है? परफेक्टली इन इलास्टिक में सिर्फ प्राइस चेंज होती है। सही है। वर्टिकल डिस्टेंस सारा जो है वो कंज्यूमर पर डाल देता है, क्योंकि उसको क्वांटिटी डिमांड अनचेंज रहती है ना, तो उसको टेंशन ही नहीं है। तो सिर्फ कंज्यूमर बर्डन होता है। तो आई होप ये चीज क्लियर है। काफी लंबी हो गई, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सही है। क्वेश्चन नंबर 19, why might a government decide to subsidize the high cost steel industry? भाई हाई कॉस्ट स्टील इंडस्ट्री को सब्सिडाइज क्यों करेंगे? इफ चीपर इंपोर्ट्स ऑफ स्टील आर इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। नहीं, चीपर इंपोर्ट्स ऑफ स्टील will not improve the balance of payment. सही है। If economic growth increasing due to success of other industries,
तो स्टील इंडस्ट्री को क्यों सब्सिडाइज करेगा? ये कोई रीजन नहीं होती है, इसकी कोई रीजन नहीं होती। अगर बाकी इंडस्ट्रीज की सक्सेस है तो उनको सब्सिडी दो ना। इफ रिडंडेंट स्टील वर्कर्स कैन इजीली बी रीट्रेन्ड, इसका भी मेरे ख्याल में कोई तुक नहीं बन रही। इलॉजिकल है, सारे इलॉजिकल हैं। फिलहाल लास्ट वाला देख लेते हैं। इफ अनएम्प्लॉयमेंट इन स्टील प्रोड्यूसिंग एरियाज आर इंक्रीजिंग, यस, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत है तो स्टील प्रोड्यूसर्स को जो है वो प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो ये कौन सा टूल है? ये प्रोटेक्शनिज्म का टूल है। जब आप अपनी इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल कंपटीशन से प्रोटेक्ट करते हो, जब आप अपनी इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल कंपटीशन से प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि स्टील क्या है? स्टील इज स्ट्रेटेजिक, स्टील इज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। बैकबोन, यस, बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। तो आप जो है वो दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। सही है, हल्का सा सवाल था। The table shows possible sequences between the rate of interest and other economic variables. What sequence is the most likely? अच्छा, तो दो सीक्वेंस बनते हैं, दो सीक्वेंस। सही है। एक तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन गिरेगी, इन्वेस्टमेंट गिरेगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। दूसरी क्या होती है, इंटरेस्ट रेट अगर गिरेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगी। सही है, दो सीक्वेंस होते हैं। तो मुझे बताओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बोरोइंग डिक्रीज होगी, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं सकती। अगर बोरोइंग कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कैसे हो रही है? तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत। इंटरेस्ट रेट हायर होगा तो बोरोइंग ज्यादा होगी, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो बोरोइंग ज्यादा करोगे, लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट दोगे? नहीं, बोरोइंग विल डिक्रीज। सही है, बोरोइंग विल डिक्रीज। इंटरेस्ट रेट लोअर तो बोरोइंग डिक्रीज होगी, बोरोइंग इंक्रीज होगी, गलत। बोरोइंग इंक्रीज होगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई तो बोरोइंग बढ़ जाएगी। अगेन गलत हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो डी ऑब्वियस सी बात है, राइट आंसर होगा। देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो बोरोइंग बढ़ेगी, लोग जो है वो पैसा ज्यादा बोरो करेंगे, पैसा ज्यादा बोरो करेंगे तो इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे तो जीडीपी ज्यादा होगा। समझ आया? सिंपल सा सवाल था ये। सही है। ट्वेंटी वन, Why is the Human Development Index a better measure of living standards than GDP per head? अच्छा, देखो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है? लिविंग स्टैंडर्ड इज बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, रियल जीडीपी पर हेड क्या होता है? रियल जीडीपी पर हेड क्या होता है? रियल जीडीपी पर हेड बेसिकली क्या करता है? रियल जीडीपी को डिवाइड कर देता है किससे? पॉपुलेशन से। फिर इससे हम ये डिटरमाइन करते हैं, इससे हम ये डिटरमाइन करते हैं भाई, अगर एक कंट्री का रियल जीडीपी पर हेड ज्यादा है, अगर एक कंट्री का रियल जीडीपी पर हेड ज्यादा है तो इसका मतलब है उस कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा है, वगैरह वगैरह। तो एक और मेरा मेजर होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, जिसको बोला जाता है एचडीआई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या होता है? अगर मैं एचडीआई की बात करता हूँ तो एचडीआई बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसको 0 से 1 मेजर करा जाता है, 0 से 1, विद 1 बीइंग द हाईएस्ट। सही है। तो अगर लेट्स से आपकी अमाउंट जो है वो एचडीआई की बढ़ रही है, अगर आपकी एचडीआई की अमाउंट बढ़ रही है, दैट मीन्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई एचडीआई में क्या क्या आता है? एचडीआई में जो सबसे पहली चीज आती है उसको बोला जाता है रियल जीडीपी पर हेड। तो ये तो इसमें आता है रियल जीडीपी पर हेड। सही है। इसमें जो साथ में आता है वो जीएनपी भी आता है, पर जीएनपी में मैं भी लंबी नहीं करूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो एक और चीज आती है वो आती है एजुकेशन, क्योंकि जीडीपी का मसला ये, जीडीपी ना ये नहीं देखता कि एक कंट्री में एजुकेशन कितनी है, एक कंट्री में स्कूल एनरोलमेंट कितना है, एक कंट्री का लिटरेसी रेट कितना है, कि भाई लोग कितने पढ़े लिखे हैं। अब जैसे पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत कम है, और साथ में ये हेल्थ केयर भी देखता है। अब जीडीपी का अगेन यही मसला है, आप जीडीपी में खाली इनकम कंपेयर कर रहे हो, ना वो हेल्थ को काउंट करता है, ना वो एजुकेशन को काउंट करता है, तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे डिटरमाइन करोगे? सही है। तो हेल्थ केयर हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ये देखता है कि भाई एक बंदा कितना जो है वो सर्वाइव कर रहा है। सही है। जापान में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 से ऊपर है। सही है, लोग 100 के ऊपर एज तक जी रहे हैं। तो वाई इज एचडीआई बेटर? इट टेक्स इनटू अकाउंट चेंजेस इन आउटपुट? नो, ये कोई रीजन नहीं है। इट चेंज इनटू अकाउंट पॉपुलेशन? ये कोई रीजन नहीं है, ये तो जीडीपी में भी होता है। इट टेक्स इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन? ये जीडीपी में भी होता है, क्योंकि रियल है, रियल का मतलब होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। इट टेक्स इनटू अकाउंट हेल्थ एंड एजुकेशन डेटा? जीडीपी में ये चीज काउंट नहीं होती, इसकी वजह से ये एक अच्छा मेजर नहीं है। सही है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर से आप बहुत अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमाइन कर सकते हो। सही है।
22, व्हाट डिस्क्राइब्स फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? जब आप एक जॉब छोड़ते हो और जब आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे होते हो, सही है। व्हेन यू लीव वन जॉब एंड यू लुक फॉर अनदर जॉब, जिस पॉइंट पे आप अनएम्प्लॉयड होते हो तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सही है। तो सबसे पहली वाली क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय जनरल फॉल। पहली वाली कौन सी है? पहली वाली इज सिक्लिकल। दूसरी वाली क्या है? बाय द टाइम ऑफ ईयर, ये होती है सीजनल। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय वेजेस बीइंग टू हाई, ये तो मिनिमम वेज की वजह से होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय वर्कर्स सर्चिंग फॉर जॉब्स, दिस इज फ्रिक्शनल। और ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी इकोनॉमी में, सही है। ये सारी हमेशा एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि ये अच्छी चीज है। अगर आप एक जॉब छोड़े और आप एक दूसरी बेहतर जॉब ढूंढ रहे हो तो ये अच्छी चीज है, सही है। In January 2016, the rate of inflation in a country changed from 3% to 2%. तो अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है। तो ये क्या हो रहा है? ये 3% से 2% क्या हो रहा है? डीफ्लेशन हो रहा है या डिसइंफ्लेशन है? डीफ्लेशन है या डिसइंफ्लेशन है? याद है ना ये वाली चीज, पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज इन्फ्लेशन, दिस इज डिसइंफ्लेशन, एंड नेगेटिव में क्या होता है? डीफ्लेशन। जब भी आपका परसेंटेज नेगेटिव है, दिस इज डीफ्लेशन। तो अगर आप 2%, 3% से 2% जा रहे हो, डिसइन्फ्लेशन। इसका मतलब कि प्राइजेस अभी भी बढ़ रही हैं पर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही हैं। यहां पर आपकी प्राइजेस बढ़ती हैं पर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती हैं। यहां पर आपकी प्राइजेस फॉल करती हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है मुझे बताओ? व्हाट हैपेंड टू द प्राइस लेवल बिटवीन जनवरी एंड मार्च? हाँ भाई, थ्रू आउट द टाइम मेरा इन्फ्लेशन का रेट पॉजिटिव है, यहाँ भी 4% है। थ्रू आउट द टाइम मेरी इन्फ्लेशन का रेट पॉजिटिव है, इसका मतलब है थ्रू आउट द टाइम मेरी प्राइसेस बढ़ी हैं। व्हाट हैपेंड टू प्राइस लेवल? द प्राइस लेवल रोज, सही है। डीफ्लेशन इज बेसिकली नेगेटिव इन्फ्लेशन, जब आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेगेटिव चले जाए। समझ आया? क्लियर है? 24 24 What usually happens as a developing country becomes more developed? अच्छा अच्छा, अब सबसे पहले फीचर्स देख लो। एक डेवलपिंग इकोनॉमी की फीचर देख लो। मैं एक एक करके बस हल्के हल्के बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। एक डेवलपिंग इकोनॉमी में कैपिटा पर इनकम लो होती है, इनकम पर हेड कम होता है, लोगों के पास पैसे कम होते हैं। एक डेवलपिंग इकोनॉमी में लिटरेसी रेट कम होता है, एजुकेशन इतनी नहीं होती, लो लिटरेसी रेट। एक डेवलपिंग इकोनॉमी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है, सही है। वहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर है ये चीज़? बर्थ रेट क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वहाँ पर नॉलेज नहीं है लोगों को, सही है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, अगेन वही चीज़। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होती है, सही है। अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होती है। इन्फ्लेशन भी वहाँ पर ज़्यादा होती है, महंगाई बहुत होती है डेवलपिंग इकोनॉमीज में। एंड लास्टली परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, गांव देहात में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, सही है। गांव देहात में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये कंपैरिजन भी देख लो दोनों का, लेस डेवलप्ड एंड डेवलप्ड। लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में जो है वो एजुकेशन इतनी नहीं होती। लेस डेवलपमेंट में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है? कैपिटल ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ज़्यादा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और जो है वो पॉपुलेशन जो है बर्थ रेट, हमेशा देखो ये बर्थ रेट वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग इकोनॉमी में बर्थ रेट ज़्यादा होता है और डेवलप्ड इकोनॉमी में बर्थ रेट कम होता है। क्योंकि फ़र्क क्या है? सेक्स एजुकेशन का फ़र्क है। पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती, सही है। बहुत सिंपल सा सीरियस मैटर है, सही है। तो बर्थ रेट जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी में ज़्यादा होती है और डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होती है? कम होती है, सही है। डेथ रेट जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, सैनिटेशन अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है। और डेवलप्ड कंट्री में डेथ रेट कम होता है क्योंकि वहाँ पर हेल्थ केयर अच्छा है, वहाँ पर सैनिटेशन अच्छी है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बेहतर हैं, सही है। तो ये सिंपल डेवलपिंग का थोड़ा सा आइडिया हुआ है फ़र्क का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आता है, सही है। अच्छा, एक और चीज़ होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मैं ये लिख देता हूँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि बच्चा क्या अपनी छोटी एज में मर रहा है। क्योंकि नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, एक बच्चा एक छोटी सी एज में ना मर जाता है।
क्योंकि उसको सही से सैनिटेशन नहीं मिलती, उसको सही पानी नहीं मिलता, उसको सही हेल्थ केयर नहीं मिलता। तो मुझे बताओ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब मर जाना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मुझे बताओ डेवलपिंग इकोनॉमी में ज्यादा होगा कम होगा? डेवलपिंग में ज्यादा होगा या कम होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी? एक बच्चा छोटी एज में ज्यादा मरेगा या कम मरेगा? ज्यादा मरेगा, ऑब्वियस सी बात है, डेवलपिंग इकोनॉमी में बहुत कॉमन है ये, सही है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डेवलपिंग इकोनॉमी में ज्यादा होता है, सही है। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड आ रही है, ये कह रहा है कि एक कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड पे आ रही है, तो क्या होगा? अगर डेवलप्ड पे आ रही है तो क्या होगा? एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन विल फॉल, आई थिंक ये थोड़ा रिलेवेंट है। द फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंस, फर्टिलिटी रेट का मतलब बर्थ रेट डिक्लाइन होगा, बर्थ रेट डिक्लाइन होगा, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत, इट डिक्रीजेस, सही है। द प्राइमरी सेक्टर एक्सपेंड्स, हमेशा याद रखना, हमेशा एक डेवलपिंग इकोनॉमी में, एक डेवलपिंग इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है, सही है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी का सिस्टम बताऊं किस तरह चलता है डेवलपिंग का? डेवलपिंग में प्राइमरी सबसे ज्यादा होता है, नंबर 1 पे होता है, डेवलपिंग की बात कर रहा हूं मैं। सेकेंडरी सेकंड पे होता है और टर्शरी थर्ड पे होता है, यहाँ पे सेक्टर वाइज। और डेवलप्ड में क्या होता है? डेवलप्ड में उल्टा होता है, डेवलप्ड में उल्टा होता है। डेवलप्ड में आपका सबसे बड़ा सेक्टर होगा टर्शरी, आपका दूसरे नंबर पे आएगा सेकेंडरी जो कि मैन्युफैक्चरिंग है, और थर्ड पे आएगा प्राइमरी। क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री कभी भी खेती बाड़ी में स्पेशलाइज नहीं करता, वो खेती बाड़ी का आइटम सारा दूसरे मुल्कों से मंगवा लेता है, सही है। तो प्राइमरी सेक्टर आप डेवलपिंग इकोनॉमी में, डेवलप्ड इकोनॉमी में कम होगा, तो राइट आंसर इज बी, सही है। तो ये चीजें जो है आपको आनी चाहिए। डेवलपिंग इकोनॉमी तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का सेगमेंट है, अब यूनिवर्सिटी लेवल भी बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है ये, सही है। 25, अब जल्दी खत्म कर लेते हैं, बस आने चाहिए आई गेस। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, व्हिच कंट्री इज मोस्ट लाइकली टू हैव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? एक कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाईएस्ट कब होगा? जब बर्थ रेट कम से कम होगा, डेथ रेट कम से कम होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा से ज्यादा होगी, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम से कम होगा। एक तरह से डेवलप्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, क्योंकि एक डेवलप्ड इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑलवेज बेटर। क्या आंसर होगा बताओ जल्दी जल्दी? अब ये टेबल रीड करना आपको आनी चाहिए, मैंने सब बता दिया। बर्थ रेट भी कम होना चाहिए, डेथ रेट भी कम होना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होना चाहिए। इतनी जो टेबल आप रीड कर ही सकते हो। यस, डी इज द राइट आंसर, सही है, डी इज द राइट आंसर, कॉमन। 26, इन अ कंट्री द बर्थ रेट इंक्रीज्ड बट द पॉपुलेशन डिक्रीज्ड। ये कह रहा है एक कंट्री में बर्थ रेट बढ़ रहा है पर पॉपुलेशन गिर रही है, ये काफ़ी अनयूजुअल चीज़ है, ये काफ़ी अनयूजुअल चीज़ है। इसका मतलब है कि लोग, या तो इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं डेथ रेट, इसका मतलब ये है कि डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन आंसर है इसका। इसका मतलब है डेथ रेट बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा जल्दी मर रहे हैं, सही है। नो चेंज इन माइग्रेशन बट द डेथ रेट रोज, सी इज द राइट आंसर। माइग्रेशन का मतलब कि लोग जो है वो जगह चेंज करते हैं ना, अपनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं वगैरह वगैरह, सही है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेथ रेट बढ़ रही है, सही है, सिंपल सा सवाल है ये। बाकी सारे ऑप्शन इररिलेवेंट है। अब थोड़ा टाइम कम है तो जल्दी खत्म कर लेते हैं। 27, द यूएस गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कोटा ऑन अ गुड दैट बाइज फ्रॉम चाइना, सही है, कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर फॉल है, यहाँ पर फॉल है। The US government decides to reduce the size of the quota on a good it buys from China। अच्छा, जब मैं चाइना से ट्रेडिंग कर रहा था ना, तो पहले जो था मेरा कोटा, लेट से पहले मेरा कोटा था 500, अब जो है मैं चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूँ और अब मैंने कोटा को कम कर दिया है। कोटा कम करने का मतलब है कि पहले मैं 500 आइटम मंगवाता था लिमिट, अब लिमिट हो गई है 200। तो कोटा कम करने का मतलब ये। अब मुझे बताओ, जब कोटा कम होगा तो इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे, जब कोटा कम होगा तो इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर यूएस ने कोटा कम कर दिया, अगर यूएस ने चाइना के इंपोर्ट्स का कोटा कम कर दिया, तो इसका मतलब है यूएस के इंपोर्ट्स गिरेंगे, यूएस के इंपोर्ट्स गिरेंगे फ्रॉम चाइना, यूएस के इंपोर्ट्स गिरेंगे फ्रॉम चाइना, सही है। तो इसका मतलब आपका आंसर होगा डी। द गुड विल बिकम चीपर, चीपर नहीं होंगे और महंगे हो जाएंगे, क्योंकि और शॉर्टेज होगी ना, कोटा कम हो रहा है और शॉर्टेज होगी तो और महंगे हो जाएंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका इंप्रूव होगा क्योंकि आपके इंपोर्ट जो है वो कम हो रहे हैं। रेवेन्यू विल डिक्लाइन, रेवेन्यू की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, रेवेन्यू की, क्योंकि टैक्स वगैरह नहीं है ना, कोटा लगाया हुआ है, सही है।
देयर विल बी अ लेस ऑफ द गुड इंपोर्टेड इन द यूएस, डी इज द राइट आंसर। सही है, क्योंकि इंपोर्ट अब कम होंगे, कोटा कम हो गया तो इंपोर्ट कम होंगे। सही है। अच्छा, द वर्ल्ड डिमांड फॉर ऑयल इज प्राइस इन इलास्टिक। द वर्ल्ड डिमांड फॉर ऑयल इज प्राइस इन इलास्टिक। सही है। एंड ऑयल इज पेड इन यूएस डॉलर्स। ऑयल की जो पेमेंट होती है वो डॉलर्स में होती है। सही है, ऑयल की जो पेमेंट होती है वो डॉलर्स में होती है। इफ द प्राइस ऑफ ऑयल फॉल्स रैपिडली, हाउ माइट इट अफेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ द यूएस डॉलर। मुझे बताओ तेल की प्राइस क्यों गिरेगी। अच्छा, अगर तेल की प्राइस गिर भी गई, इन इलास्टिक डिमांड है, अगर तेल की प्राइस गिर भी गई, इन इलास्टिक डिमांड है, इसका मतलब है कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, गिरेगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर सेम चीज है। तो प्राइस गिरेगी तो एक्सपेंडिचर गिरेगा। तो अगर अब मैं तेल ही कम खरीद रहा हूं तो मुझे बताओ क्या मुझे डॉलर की जरूरत है। अगर अब मैं तेल ही कम खरीद रहा हूं तो क्या मुझे डॉलर की जरूरत है। मेरा अगर एक्सपेंडिचर ही कम हो गया है तो क्या मुझे डॉलर की जरूरत अब पड़ेगी। इतनी नहीं पड़ेगी, पहले से कम पड़ेगी। इसका मतलब है डिमांड फॉर डॉलर जो है वो गिरेगी। जब डिमांड फॉर डॉलर जो नहीं, सप्लाई कैसे बढ़ेगी, ज्यादा पेमेंट थोड़ी कर रहे हो, कम पेमेंट कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, कम पेमेंट कर रहे हो, डिमांड फॉर डॉलर गिरेगी, सप्लाई ऑफ डॉलर कैसे बढ़ेगी। डिमांड फॉर डॉलर विल फॉल, और जब डिमांड फॉर डॉलर गिरेगी तो करेंसी जो है वो क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। सी इज द राइट आंसर। क्योंकि भाई प्राइस गिरेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर गिरेगा, एक्सपेंडिचर गिरेगा तो डिमांड फॉर डॉलर गिरेगा, डिमांड फॉर डॉलर गिरेगा तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी। सही है। 29, what is most likely disadvantage of international specialization। अगेन कल भी हमने ये सवाल डिस्कस किया था सेम तरह का। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है, डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लोबल आउटपुट, बिल्कुल गलत, ग्लोबल आउटपुट बढ़ेगा। इंक्रीज एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, गलत, स्पेशलाइजेशन से एवरेज कॉस्ट गिरती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेवल्स, इट इज अ एडवांटेज, इट इज एन एडवांटेज। ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर इकोनॉमीज, यस, क्योंकि आप एक गुड में स्पेशलाइज करते हो तो आप बाकी प्रोडक्ट्स के लिए फिर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हो। सही है, तो डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। सही है, तो ये मसला है बहुत बड़ा। A large amount of agriculture products in a country were damaged by floods. What is likely to have happened to the price of agriculture product and the volume of imports of agriculture products? मुझे एक बात बताओ, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डैमेज हो गए फ्लड से, इसका मतलब है कि सप्लाई गिर गई है। और जब किसी चीज की सप्लाई गिरती है तो प्राइस को क्या होता है। जब किसी चीज की सप्लाई गिरती है तो प्राइस को क्या होगा। जब किसी चीज की सप्लाई गिरती है तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्राइसेस इंक्रीज होगी तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स विल राइज। और ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स का क्या होगा बताओ। क्योंकि अगर हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अब डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। नहीं, ये समझे नहीं ना सवाल। अगर हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो गए तो हमें फिर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा ना ज़्यादा, तो हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। सही है, ये जो आप कह रहे हो ना कि फॉल हो जाएगा, वो एक हमारे एक्सपोर्ट फॉल होंगे, एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी ना, हमारे एक्सपोर्ट फॉल होंगे, इंपोर्ट हमारा राइज होगा, क्योंकि हमें अपनी नीड्स भी तो पूरा करना है, तो हम बाहर मुल्क से मंगवाएंगे। सही है।